हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारे एक नए सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर है, जो कि जी यानी जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है। आज तो ये सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तथा इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, साथ ही इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देखें क्वेश्चन पेपर के, तो कुल 3 घंटे का समय मिलता है और ये 90 मार्क्स का कुल टोटल पेपर होता है हमारा। अगर इसके निर्देशों को हम देखें तो हमें 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हमें टोटल हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो एक समान होंगे, चाहे हम कोई भी क्वेश्चन कर लें। इसके अलावा हम अंग्रेजी यानी इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में हम पूरा पेपर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, फिर एक एक करके इन सबके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। वैसे एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम इसके साथ साथ इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए को जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हमारे कुल 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हर साल आते हैं, और ये क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट भी होते रहते हैं। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगले साल आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगी इनसे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने देखा है, ये था अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का महत्व और विवेचना कीजिए। तो आसान शब्दों में अगर हम समझें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र यानी कंट्रीज, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसमें न केवल युद्ध और शांति का अध्ययन किया जाता है, बल्कि व्यापार, कूटनीति और मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दों भी शामिल होते हैं। इन सभी मुद्दों पर देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एनजीओस वगैरह मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। तो अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इन देशों के बीच में एक वार्ता होती है। इसके कुछ विचारक का विचार देखें हम, तो एक विचारक हुए H.J. मैगेंटो। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह केवल शक्ति ही नहीं बल्कि वैश्विक कल्याण और सहयोग का माध्यम भी है। जैसे कि अगर हम समझे कि कोई भी देश अकेले निर्णय लेने के बजाय वैश्विक स्तर पर अगर संबंध रखते हुए कोई निर्णय लेता है तो वो ज़्यादा ही कारगर साबित होगा। आगे देखते हैं हम। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है। तो आज के वैश्वीकृत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना बेहद जरूरी है। इसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं, जैसे विश्व शांति और सुरक्षा, युद्धों को रोकने और संघर्षों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए यानी इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अनिवार्य है। यह हमें सिखाता है कि कैसे कूटनीति के माध्यम से परमाणु युद्ध जैसे खतरों से बचा जा सकता है। अन्य महत्व की चर्चा करें तो हम देख सकते हैं वैश्वीकरण और आर्थिक विकास। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। व्यापार, निवेश और तकनीकी आदान प्रदान के लिए देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में हमें समझने में मदद मिलती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे WTO, G20, G7 जैसे कैसे काम करती है। इसके अलावा हम देखें तो वैश्विक समस्याओं का समाधान, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसे कोविड-19 जैसी समस्याओं किसी भी एक देश की नहीं है। इनका समाधान केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव हो पाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि अभी कुछ 2019 जैसे कि अगर हम देखें तो जब 2019 में कोविड-19 आया था तो उसके खिलाफ
सभी पूरी दुनिया के देशों ने एक साथ मिलकर काम किया था, सभी देशों ने, तभी हम उस पे जीत पाए थे, इस महामारी को रोकने में कामयाब हो पाए थे। अगले महत्व को देखें तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति इस तरह बनाता है जिससे उसके नागरिकों का भला हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान एक दूसरे के देशों के साथ बेहतर मेल भाव करने में शक्ति देता है। अन्य महत्वों की हम चर्चा करें उसमें देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संगठनों की समझ। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे कार्य करते हैं और ये देश व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं, इसका ज्ञान हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करके ही मालूम पड़ता है। इसके अलावा मानवाधिकार और मानवीय सहायता। दुनिया के कोई किसी भी कोने में हो रहे अन्याय, शरणार्थी संकट या भुखमरी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज उठाने में और मदद पहुंचाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक मंच प्रदान करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन केवल शैक्षणिक महत्व नहीं है, बल्कि यह दुनिया को अधिक सुरक्षित और समृद्ध और एकजुट बनाने का एक अनिवार्य साधन है। यह हमें यह समझने की दृष्टि देता है कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा कैसे पूरी दुनिया को एक परिवार में बदल सकती है। अगला क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भूमंडलीय उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? हाल ही में संपन्न COP यानी COP22 और इसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है। यह जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर परिवर्तनीय चुनौतियां हैं। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके सूक्ष्म अंतर होता है। देखते हैं जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण में अंतर क्या होता है। तो भूमंडलीय उष्मीकरण की परिभाषा देखें तो इसका तात्पर्य है मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का संचय से पृथ्वी की सतह का औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक वृद्धि, इसी को हम कहते हैं भूमंडलीय उष्मीकरण। क्योंकि जो ये गैसें सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है तथा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा अगर हम जलवायु परिवर्तन को देखें तो यह एक व्यापक शब्द है जिसमें भूमंडलीय उष्मीकरण के साथ साथ पृथ्वी के जलवायु तंत्र में होने वाले अन्य दीर्घकालिक बदलाव को शामिल होते हैं। इसमें समुद्र के बढ़ते जल स्तर, ग्लेशियर का पिघलना, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटना जैसे तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है। अब हम देखते हैं COP22 क्या है। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी जो 22वीं बैठक हुई थी, इसके में आयोजन मोरक्को मार्केस में हुआ था। इसमें इसे कार्रवाई का सम्मेलन कहा गया क्योंकि इसका उद्देश्य पेरिस समझौते जो को लागू करने के नियमों और रूपरेखा को तैयार करना था। COP22 के प्रमुख परिणाम क्या हुए? तो मोरक्केस एक्शन घोषणा, सभी पक्षों ने पेरिस समझौते को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके अंतर्गत अन्य महत्व को देखें तो अनुकूलन कोष, एक एडेप्टेशन फंड के निर्माण की बात कही गई। यह निर्णय लिया गया कि 2001 में स्थापित अनुकूलन कोष अब पेरिस समझौते के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करेगा। इसके अलावा अन्य दो महत्व हो सकते हैं हमारे, जैसे नियम पुस्तिका रूल बुक, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक विस्तृत नियम पुस्तिका तैयार करने हेतु 2018 की समय सीमा तय की गई। मोरक्कस पार्टनरशिप, पूर्व 2020 जलवायु कार्यवाही
में गैर राज्य अभिनेताओं जैसे कंपनी शहर आदि की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मंच स्थापित किया गया। सीओपी के अंतर्गत 22 में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें तो भारत ने सीओपी 22 में एक रचनात्मक और नेतृत्वकारी भूमिका निभाई, जिसमें विकासशील देशों के हितों एवं जलवायु न्याय पर विशेष बल दिया गया। अब भारत की भूमिका को अच्छे से देखते हैं। सतत जीवन शैली। भारत ने अपने पेवेलियन में सतत जीवन शैली के विचार को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। भारत का तर्क था कि केवल तकनीक ही समाधान नहीं है, बल्कि संसाधनों के उपयोग भोग के तरीकों में भी बदलाव आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो समानता और साझा जिम्मेदारी की बात कही भारत ने। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु कार्यवाही समानता और साझा लेकिन विवादित जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। भारत ने इस मांग को विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करे और विकासशील देशों के वित्त व तकनीक प्रदान करे। भारत ने कहा जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है तो शुरुआत हुई थी 1800 के दशक में, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तब पश्चिमी देश जो कि आज के विकसित देश हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया। अब उनके कारण जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है अल्प विकसित देशों या गरीब देशों पर या विकासशील देशों पर। तो इसमें इसी कारण से जिम्मेदारी जो है वो विकसित देशों को अधिक निभानी पड़ेगी। इसी को विभेदित लेकिन साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी कहा गया, CBDR का सिद्धांत कहा गया। आगे हम देखें तो पूर्व 2020 कार्यों पर जोर। भारत ने विकसित देशों से कियोटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी पूर्व 2020 प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया, जो अक्सर उत्तर 2020 की चर्चाओं के बीच दब जाती है। अनुकूलन और वित्त। भारत ने अनुकूलन कोष को जीवित रखने का निर्णय का स्वागत किया। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए यह कोष महत्वपूर्ण है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे 2015 से 2030 के बीच जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगभग 206 से 834 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि COP22 में भारत ने कृषि और हानि क्षति जैसे मुद्दों पर गरीबों के हितों को लेकर बहुत स्पष्ट रुख नहीं पाया और सतत जीवन शैली जैसे विचारों को विस्तृत व्याख्या करने से की भी कमी रही। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन की व्याख्या खत्म हुई। अब हम अगले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान और प्रभुत्व में का क्या आधार है। तो इसके सॉल्यूशन को देखें तो शुरुआत करते हैं पहले इसकी। थर्ड क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्र की परिभाषा। राष्ट्र एक ऐसा जन समूह है जो समान इतिहास, संस्कृति, भाषा, नस्ल या मनोवैज्ञानिक पहचान के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता है। उदाहरण देखें तो यदि किसी जनसमूह में हम एक हैं की भावना है तो यह एक राजनीतिक पहचानते हैं तो वह एक राष्ट्र होंगे। इसी तरह राष्ट्रीयता जिसे नेशनैलिटी बोलते हैं उसकी परिभाषा को देखें तो हम तो यह राष्ट्र का सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार है। राष्ट्रीयता का अर्थ है किसी व्यक्ति का एक विशिष्ट सांस्कृतिक या भाषाई समूह से जुड़ाव। यह एक अवस्था है। कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र का हिस्सा महसूस कर सकता है भले ही उसके पास उस देश की संप्रभुता ना हो। अंततः हम राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक विचारधारा और सक्रिय आंदोलन है। जब राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक स्वरूप लेती है और इसके राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने और उसे संप्रभु राज्य बनाने का प्रयास करती है,
तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान के आधार को देखें तो तीसरी दुनिया जैसे अफ्रीकी, एशियाई देश और लैटिन अमेरिकी देश, विकासशील देश और पिछड़े हुए देश तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। दुनिया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली दुनिया जिसमें अमेरिकी कंट्रीज आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड जिसके अंतर्गत हम अमेरिकी समर्थन देश को शामिल किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड देश जिसमें रूस समर्थित देश शामिल होते हैं। ये दोनों ही विकसित कैटेगरी के देश में आते हैं। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देश में आते हैं जो कि अल्प विकसित या पिछड़े देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं। ये तीनों तरह की कैटेगरी जो होती है वो तीसरी दुनिया के देशों में आता है, जिसके उदाहरण हमें एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप के राष्ट्रवाद से काफ़ी अलग है। इसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। उपनिवेशवाद का विरोध। तीसरी दुनिया में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार विदेशी शासन, जैसे ब्रिटिश शासन, फ्रांसीसी, डच। जैसे आपको पता होगा कि ब्रिटिशों ने इंडिया पे राज किया, वैसे कई यूरोपीय देशों ने अलग अलग देशों पर राज किया। उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद, किसी एक देश का दूसरे देश के ऊपर प्रशासन करना। साझा उत्पीड़न और शोषण ने अलग अलग जातीय समूह को एक साथ आने के लिए मजबूर किया और साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया। ठीक है। अन्य कारण देखें तीसरी दुनिया में राष्ट्रवाद के उदय का, तो वह है आर्थिक शोषण। उपनिवेशवादी शक्तियों ने इन देशों के संसाधनों का दोहन किया और स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। गरीबी, अकाल और बेरोजगारी ने जनता को यह समझने पर मजबूर किया कि जब तक वे स्वतंत्र नहीं होंगे उनका आर्थिक विकास संभव नहीं होगा। जैसा कि भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो 1870 का अकाल आया, जिसमें लगभग 1/3 आबादी बंगाल की खत्म हो गई थी। उसी प्रकार से भारत के जो उद्योग वगैरह थे उन्हें नष्ट कर दिया गया था। इसी कारण इन सब आर्थिक शोषण के कारण इन तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनपनी शुरू हुई थी। अन्य कारण देखें तो पश्चिमी शिक्षा और वैचारिक प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से तीसरी दुनिया के मध्यम वर्ग ने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और आत्मनिर्णय जैसे आधुनिक मूल्यों को सीखा। महात्मा गांधी, हो ची मिन्ह और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने इन विचारों को स्थानीय संदर्भ में ढालकर जन आंदोलन खड़ा किया। साझा सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान। उपनिवेशवाद के दौरान स्थानीय संस्कृति को नीचा दिखाया गया था। इसका जवाब कई देशों ने सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हुए, जैसे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ। इसने लोगों को अपने अतीत की पहचान और के प्रति गौरव पैदा किया, जो राष्ट्रवाद का आधार बना। राजनीतिक एकीकरण। उपनिवेशवाद शासकों ने अपने प्रशासनिक लाभ के लिए रेलवे, डाक और केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई। अनजाने में ही सही, इन सुविधाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को एक दूसरे के करीब लाया और संवाद का माध्यम बना, जिससे राष्ट्रवाद को मजबूती मिली। जैसे कि शुरुआत में संचार के साधन कम होते थे तो ज्ञान कम ही क्षेत्रों तक फैला होता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने अपनी सुविधा हेतु रेलवे, डाक जैसी व्यवस्थाएं बनाई तो इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एकजुटता लाने में काफी ज़्यादा मदद मिली। तीसरी दुनिया में राष्ट्रवाद का प्रभाव अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद भी इन देशों में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली शक्ति बना रहा है, जिसके कारण निम्नलिखित है। राष्ट्र निर्माण। स्वतंत्रता के बाद भाषाई और जातीय विविधता एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया गया। बाहरी हस्तक्षेप का डर। शीत युद्ध के दौरान और वर्तमान वैश्वीकरण के युग में अपनी संप्रभुता बचाने के लिए ये देश राष्ट्रवादी भावना को बनाए रखते हैं। विकास की आकांक्षा। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी और राष्ट्रवाद एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अंततः निष्कर्ष हम कह सकते हैं, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का एक आधार एक भाषा, एक संस्कृति थी, वहीं तीसरी दुनिया में इसका आधार साझा संघर्ष
वो भविष्य के लिए साझा आकांक्षाएं रही हैं। जैसे को आसान भाषा में समझें तो जब राष्ट्र होता है वो एक जैसे लोगों का समूह होता है, तो इसी प्रकार से एक भाषा और एक संस्कृति या विचारधारा पनपी थी यूरोप में। ठीक है, उन्होंने उसने राष्ट्रवाद का स्वरूप ग्रहण किया, परंतु जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी उनमें इन्होंने जब औपनिवेशिक शासन आया तो इनको आज़ादी पाने का एक साझा संघर्ष किया इन्होंने, भविष्य के लिए साझा आकांक्षाएं रखी जिसने कि इनमें राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में हेल्प की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक असमानता को परिभाषित कीजिए। गरीब देशों के भीतर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या सुझाव है? तो समझते हैं इसको। तो इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, वैश्विक आर्थिक असमानता का अर्थ है दुनिया के विभिन्न देशों के बीच उन देशों के भीतर रहने वाले व्यक्तियों के बीच आय और संपत्ति के वितरण में भारी अंतर होना। जैसे कि अगर आसान भाषा में समझें तो भारत में जो अधिक जनसंख्या है उसके पास धन कम है, जैसे कि जो अधिक जनसंख्या है लगभग 70% जनसंख्या के पास जितना धन है उससे कई गुना धन भारत में 1% जनसंख्या के पास है। तो यही असमानता वो दिखाता है। देश के बीच असमानता यानी कि इसको मुख्य रूप से दो श्रेणियों में देखा जाता है। देश के बीच असमानता, विकसित देश। अगर असमानता को हम देखें तो एक तरफ विकसित देश है जैसे अमेरिका, जर्मनी, और विकासशील और अल्पविकसित देश जैसे चीन, इंडिया, बुरुंडी, ये औसत आय वाले देश हैं। इनमें इनमें इनके आय में अंतर देखते हैं। दूसरा, देश के भीतर असमानता। एक देश के भीतर अगर देखें तो कुछ राज्य कुछ ज़्यादा अमीर हैं, या कुछ राज्य जैसे नागालैंड हो गया, बिहार हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े नज़र आते हैं हमें। अगर देश में अगर नागरिकों के बीच में देखें तो कुछ नागरिक जैसे हो गया, एक हो गया अंबानी जितना अमीर है, जबकि दूसरा इतना गरीब है कि उसके पास रोज़ के खाने के लिए रोजगार नहीं है, अनाज नहीं है, घर नहीं है। ये सब आर्थिक असमानता के उदाहरण हो सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो हम वैश्विक स्तर पर सिर्फ 10% जनसंख्या के पास दुनिया का कुल संपत्ति का लगभग 76% हिस्सा है, जबकि निचली 50% आबादी के पास केवल 2% हिस्सा है। यानी कि अगर हम देखें तो इसको एक सर्कल के रूप में समझ सकते हैं। अगर हम देखें तो केवल 10% जनसंख्या जो है वो हमारी 76% धन को लिए हुए है, जबकि बाकी की जनसंख्या जो 50% जनसंख्या है उनके पास 1% धन भी नहीं है। इतना अंतर हमें देखने को मिलता है। गरीब देशों में आर्थिक असमानता को कम करने के सुझाव अगर देखें तो गरीब देशों के भीतर असमानता को कम करने के लिए केवल विकास काफ़ी नहीं है बल्कि समावेशी विकास की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव प्रभावी हो सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश, अर्थात मानव की शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, उसके अलावा उसके कौशल में विकास करके उसको मानव पूंजी में कन्वर्ट करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना चाहिए ताकि युवा बेरोजगार योग्य बन सके। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य पर होने वाले भारी खर्च को अक्सर मध्यम वर्ग को गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इसे रोक सकता है। अगले साधन के रूप में अगर देखें तो हम देख सकते हैं प्रगतिशील कराधान। सरकारों को एक ऐसी कर प्रणाली अपनानी चाहिए जहां अमीर वर्ग पर उच्च कर और गरीबों को राहत मिले। जैसे आज अगर देखें हमारा तो जीएसटी है। अगर किसी की आय, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान पर अगर 20 रुपये जीएसटी लग रहा है, एक व्यक्ति है जिसकी आय 100 रुपये है तो वो भी 20 रुपये जीएसटी देगा। एक व्यक्ति जिसकी आय मात्र 50 रुपये है फिर वो 20 रुपये जीएसटी देगा। अब यहाँ देखें तो इस व्यक्ति पे तो बहुत बड़े लगभग इसका बड़े पैमाने पे टैक्स लग गया, दूसरे पे थोड़ा कम पैमाने पे लगा। एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ अमीर वर्ग पर उच्च कर हो और गरीबों को थोड़ी सी राहत मिले। इस कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मुफ्त राशन के आवास में किया जाना चाहिए। अगला अगर हम देखें तो कृषि और
ग्रामीण विकास। चूंकि अधिकांश गरीब देशों की आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए आधुनिक खेती, बेहतर सिंचाई और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करके ग्रामीण आय बढ़ाई जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा जाल। बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और नकद हस्तांतरण जैसे भारत डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाएं संकट के समय गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। जब महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में समान अवसर मिलते हैं तो न केवल पारिवारिक आय बढ़ती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य और शिक्षा भी बेहतर होता है। भ्रष्टाचार पर लगाम और शासन में सुधार। संसाधनों का समान वितरण तभी संभव है जब शासन पारदर्शी हो। भ्रष्टाचार कम होने से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, वैश्विक आर्थिक असमानता को समाप्त करना रातों रात संभव नहीं है, लेकिन सही नीतिगत बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से गरीब देशों के भीतर इस खाई को कम किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर विवेचना कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन को देखें हम। तो जलवायु परिवर्तन एक वर्तमान 21वीं सदी की सबसे बड़ी अस्तित्वगत चुनौती है। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा न होकर एक वैश्विक संकट है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, मानव स्वास्थ्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। चूंकि जलवायु एक साझा वैश्विक संपदा है, यानी कि सभी देशों की संपदा है, इसलिए इसके संरक्षण हेतु 1971 में स्टॉकहोम सम्मेलन में से लेकर वर्तमान तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण संधियां और सामूहिक पहल की गई हैं। इन प्रयासों का मुख्य केंद्र ग्लोबल वार्मिंग को रोकना और सतत भविष्य सुनिश्चित करना है। इससे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को ऊपर समझ चुके हैं क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक संधियां और ढांचा। तो अगर देखें तो हम इसमें अंतर्गत आता है यूएनएफसीसी 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान संगठित यह संस्था जलवायु वार्ता का आधार है। कियोटो प्रोटोकॉल 1997, इसमें समान किंतु अलग अलग जिम्मेदारियों, इसको हम आगे समझ चुके थे कि अमीर देश अधिक पैसा देंगे और गरीब देश कम, इसको भी समझ चुके हैं कि सिद्धांत पर जोर दिया गया। और पेरिस समझौता 2015, इसके तहत विभिन्न देशों ने अपने स्वयं के उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किए ताकि वैश्विक तापमान को 1.5 सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। जैसे कि भारत ने अपने जो स्वयं के उत्सर्जन लक्ष्य यानी एनडीसी डिसाइड किया, उसमें कहा कि 2030 तक वो जलवायु परिवर्तन जो जीवाश्म ईंधन है उससे कुल उत्सर्जन को कमी लाते हुए उसमें 30 से 35% की कमी लाएगा। इसके अलावा और भी भारत ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। अगर हम देखें सीओपी के नवीनतम सम्मेलनों की बात करें तो उसके निर्णय देखें तो हाल ही के वर्षों में सीओपी की बैठकों में अधिक निर्णायक कदम उठाए गए। जैसे सीओपी 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था 2021 में, यह नेट जीरो के लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया और भारत ने भी 2070 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। सीओपी 27 जो कि शर्म अल शेख में हुआ था 2022 में, इसमें ऐतिहासिक लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की गई जो जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों, गरीब देशों को मुआवजा देगा। सीओपी 28 जो कि 2023 में हुआ था हमारा दुबई में, इस सम्मेलन में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पहली बार जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर वैश्विक सहमति बनी। साथ ही 2030 तक नवीनतम ऊर्जा को 3 गुना तक करने का लक्ष्य रखा गया। उसके अलावा COP29 जो कि बाकू में हुआ, बाकू ब्राजील में प्रस्तावित हालिया, इसका मुख्य केंद्र क्लाइमेट फाइनेंस जो है जिसे फिनेंस क्रॉप भी कहा जाता है ताकि विकासशील देशों के लिए नए वित्तीय लक्ष्यों को तय किया जा सके।
अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलों को देखें तो वो हो सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसका उद्देश्य है हरित परियोजना हेतु वित्तीय सहायता, और इसके सहयोगी सदस्य या देश हो सकते हैं, संस्था हो सकती है यूएनएफसीसी। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए। सौर ऊर्जा के दोहन हेतु वैश्विक मंच है, ये प्रदान करना है। भारत और फ्रांस इसके नेतृत्व करते देश हैं। ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कमी लाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई, और अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके नेतृत्वकारी देश हैं। इसके अलावा अगला है हमारा मिशन लाइफ, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, और भारत की यह वैश्विक पहल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। अगला हम देखें चुनौतियां और निष्पादन में बाधाएं। अब चुनौतियों की बात करें तो वित्त का अभाव। विकसित देशों द्वारा वार्षिक $100 बिलियन की मदद का वादा अभी पूरा नहीं किया जा चुका है, यानी कि अभी तक जो पैसे की बात की जा रही थी वो तो नहीं दिया गया है, व्यवहार में नहीं दिया गया। ऊर्जा सुरक्षा बनाम पर्यावरण। विकासशील देशों के लिए कोयले जैसे सस्ते ईंधन को अचानक छोड़ना एक आर्थिक चुनौती है। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें तो वैश्विक नेतृत्व के बीच अक्सर आर्थिक हितों और पर्यावरणीय लक्ष्यों में टकराव हो जाता है, जिसमें आर्थिक हित अधिक प्रभावी साबित होते हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एक ऐसा मोड़ है जहां केवल चर्चाओं पर से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। केवल बात करने से बात नहीं है, उस पर कार्रवाई करनी होगी। COP28 और 29 जैसे हालिया सम्मेलन यहाँ दर्शाते हैं कि दुनिया अब जीवाश्म ईंधन के अंत की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विकसित देश कितनी ईमानदारी से विकासशील देशों को तकनीक और वित्त हस्तांतरण करते हैं। चलिए अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, युद्ध और हिंसा के अन्य रूपों में क्या अंतर है? परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं। हिंसा यह किसी व्यक्ति, समूह या स्वयं के विरुद्ध शक्ति का वह प्रयोग है जिसका उद्देश्य चोट पहुंचाना, नुकसान करना या मारना हो। इसमें घरेलू हिंसा, चोरी के दौरान मारपीट या अचानक हुआ झगड़ा शामिल हो सकता है। युद्ध की बात करें तो यह 2 या 2 से अधिक राजनीतिक इकाइयों जैसे देश या सशस्त्र समूहों के बीच एक संगठित और लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है। युद्ध एक निश्चित उद्देश्य का ढांचा होता है। इन्हें आसान रूप में समझें तो युद्ध का एक पहलू हो सकता है हिंसा। हिंसा का बृहद रूप हो सकता है युद्ध। चलिए इसका अंतर देखते हैं। अगर हम तो आसान भाषा में समझे, हिंसा संगठन यह अक्सर अनियोजित और असंगठित हो सकती है, जैसे आपसी दोस्त लड़ जाए या आस पड़ोस के लोग लड़ जाएं, से छोटी मोटी मामला है। युद्ध यह अत्यधिक संगठित होता है जिसमें सेना और रणनीति शामिल होती है। वैधता समाज और कानून में इसे हमेशा अपराध माना जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक राजनीतिक साधन के रूप में देखा जाता है। उद्देश्य का उद्देश्य व्यक्तिगत, यानी कि जो हिंसा है, हिंसा का उद्देश्य व्यक्तिगत बदला, संपत्ति या लूट या आवेश हो सकता है, और जबकि युद्ध का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक सत्ता, क्षेत्र पर कब्जा या राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। प्रतिभागी इसमें कोई व्यक्ति या छोटा समूह शामिल हो सकता है, जबकि जो युद्ध है इसमें राज्य या बड़े संगठित सशस्त्र समूह शामिल होते हैं। राज्य यानी देश, ठीक है। अवधि या क्षणिक या कम समय के लिए हो सकता है या महीनों या वर्षों तक चल सकता है। जैसे कि हम देखें अभी यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, कई सालों से चल रहा है इसका। हिंसा के अन्य रूप देखें तो युद्ध के अलावा हिंसा के कई अन्य रूप होते हैं जो समाज में दिखाई देते हैं, जैसे संरचनात्मक हिंसा, स्ट्रक्चर वायलेंस। यह वह हिंसा है जो किसी को सीधे नहीं मारी जाती बल्कि सामाजिक व्यवस्था के कारण होती है, जैसे जातिवाद, गरीबी, भेदभाव। तो संरचनात्मक हिंसा का एक स्वरूप है।
आपराधिक हिंसा कानून तोड़ने के उद्देश्य से की गई हिंसा जैसे डकैती या हत्या। आतंकवाद राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आम नागरिक से डर पैदा करने के उद्देश्य से की गई हिंसा या युद्ध से अलग है, क्योंकि इसमें अक्सर छिपकर आम जनता को निशाना बनाया जाता है। प्रतीकात्मक हिंसा यह भाषा, अपमान और सांस्कृतिक वर्चस्व के माध्यम से किसी भी मानसिक ठेस पहुंचाया जाता है। जैसे कि समझ लो, अगर किसी तमिल भाषी क्षेत्र में किसी हिंदी भाषी को भाषा के आधार पर अगर ठेस पहुंचाया जाता है या फिर उसको मारा पीटा जाता है, तो ये हिंसा प्रतीकात्मक हिंसा होगी। या हिंदी भाषी क्षेत्र में किसी अन्य भाषी को अगर साथ ऐसा वायलेंस होता है तो। युद्ध और हिंसा के बीच संबंध। सभी युद्ध हिंसा है, लेकिन सभी हिंसा युद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जो हिंसा है वो छोटा रूप होता है, युद्ध बड़ा पैमाने पर होता है। युद्ध का हिंसा संस्थागत रूप कहा जा सकता है, जहां सामान्य हिंसा को समाज में अराजकता माना जाता है, वहीं युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र के रूप में गौरव या अधिकार से जोड़कर देखा जाता है, जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। जैसे देखिए, भारत पाकिस्तान वॉर को हम या भारत चीन वॉर को गौरव के जैसे देखते हैं, जबकि जो छोटे मोटे जो अपराध होते हैं या हिंसा होती है उनको हम अराजकता की दृष्टि से देखते हैं। अंततः हम निष्कर्ष देख सकते हैं, युद्ध और हिंसा अन्य रूपों में बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन उद्देश्य और पैमाने का है, जहां व्यक्तिगत हिंसा एक सामाजिक समस्या है, वहीं युद्ध एक राजनीतिक और वैश्विक समस्या है, जिसका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ता है। ठीक है, ऐसे देखें तो हिंसा केवल जो होती है किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, हिंसा केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, जबकि जो युद्ध होगा वो पूरे समाज को या पूरे मानव जाति को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का विचार एक मिथक है, विवेचना कीजिए। जो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी का विचार समकालीन दुनिया का सबसे चर्चित और विवादास्पद विषय है। कुछ विद्वान इसे एक पूर्ण सत्य मानते हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह केवल एक मिथक या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई अवधारणा है। इसमें हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखें तो कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूर्ण सत्य मानते हैं। समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो क्या यह एक मिथक है वैश्वीकरण के विरोध में? यानी कि जो लोग इसे मिथक मानते हैं उन्होंने क्या तर्क दिए? जो लोग इसे मिथक मानते हैं उसके पास निम्नलिखित तर्क है। क्षेत्रीयता का दबदबा, दुनिया की अधिकांश आर्थिक गतिविधियां वैश्विक होने के बजाय क्षेत्रीय है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ या उत्तरी अमेरिका व्यापार संघ में व्यापार अधिक होता है, ना कि पूरी दुनिया के साथ समान रूप से। राष्ट्रीय सीमाओं की प्रधानता, आज भी व्यापार और श्रम और कर से जुड़े नियम राष्ट्र राज्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं। राष्ट्र अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए संरक्षणवाद का सहारा लेती है। जैसे आज के टाइम पे देखें तो जो ट्रम्प है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो किस प्रकार से टैरिफ नीति ला रखे हैं। अगला देखें, असमान वितरण। एक सच्ची वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में कुछ ही शक्तिशाली देश जैसे अमेरिकी, चीन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हावी हैं। अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई हिस्से अभी भी इस तंत्र से बाहर है। ये देखें, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय निगम हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो इन्हीं देशों की हैं, अमेरिका और चीन की। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक वास्तविक रूप में, यानी कि जो लोग इसे सत्य मानते हैं उन्होंने वैश्वीकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए हैं वो देखते हैं। तो उनके तर्क में है वित्तीय अंतर संबंध, दुनिया भर के शेयर बाजार और मुद्रा बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि न्यूयॉर्क का शेयर बाजार में गिरावट आती है तो उसका असर टोक्यो और मुंबई के शेयर बाजारों तक महसूस किया जाता है, जो कि इनके बीच के अंतर संबंध को दर्शाता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला,
आज एक स्मार्टफ़ोन का डिज़ाइन अमेरिका में बनता है, पुर्जे ताइवान में बनते हैं और कोरिया में बनते हैं और असेंबली चीन में होती है। ये दिखाता है कैसे पूरी दुनिया एक श्रृंखला के रूप में बंधी पड़ी है। यह वैश्विक सहयोग के बिना कभी संभव हो ही नहीं सकता था। डिजिटल अर्थव्यवस्था, इंटरनेट और ई-कॉमर्स ने भौतिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है और फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर सेवाएं और डिजिटल भुगतान को वास्तव में एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अगला हम देखें तो उनके बीच मिथक और वास्तविकता के बीच में संतुलन, इसको एक तालिका के रूप में समझ सकते हैं। तो वास्तविकता और मिथक, व्यापार, वस्तु और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह। आज हम एक देश अपने दूसरे देश में अपने वस्तुएं और सेवाएं दे सकता है, यही तो लिखा जाता है। जबकि व्यापार युद्ध हो रहे हैं, ट्रेड वॉर्स और टैरिफ बाधाएं, ये सब इसको मिथक साबित करने में लगे हुए हैं। श्रम देखें तो पेशेवरों को एक देश से दूसरे देश जाना अलाउड है। जैसे देखेंगे आज इंडियन लगभग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वहीं सख्त वीजा नियम और प्रवासन इसको मिथक साबित करने में लगे हुए हैं। तीसरा मुद्रा देखें, डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व और ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। राष्ट्रीय मुद्राओं का अपना नियंत्रण और प्रभाव, ये इसको मिथक साबित करने में लगा हुआ है। निष्कर्ष हमें यहाँ मिथक, निष्कर्ष क्या या मिथक, निष्कर्ष में कह सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मिथक कहना गलत होगा, लेकिन इसे पूर्ण रूप से एकीकृत मानना भी जल्दीबाजी होगी। वास्तव में एक ऐसी अर्ध वैश्विक दुनिया में रह रहे हैं जहाँ आर्थिक क्रियाएं सीमाओं को तो पार कर जाती हैं, लेकिन उनकी शक्ति के केंद्र अभी भी कुछ चुनिंदा राष्ट्रों के पास है। एक प्रोफेसर पंकज घिमावत के अनुसार दुनिया उतनी ही जुड़ी हुई है जितना हम सोचते हैं। उसके अनुसार कुल वैश्विक निवेश और व्यापार अभी भी घरेलू गतिविधियों की तुलना में बहुत कम है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था एक विकासशील विचारधारा है जिसका लगातार विकास हो रहा है। यह ना तो पूरी तरह से कल्पना है और ना ही पूरी तरह से सीमाहीन। यह राष्ट्रों के आपसी हितों और तकनीकी प्रगति के बीच एक जटिल संतुलन है। हम अगला क्वेश्चन, हमारा 8वां क्वेश्चन देखें तो वो था, क्या वैश्विक राजनीति की धुरी के रूप में संस्कृति ने विवेचना को स्थापित किया है? चलिए तो 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में, विशेषकर शीत युद्ध 1945 से 1991 के दौरान वैश्विक राजनीति का मुख्य आधार विचारधारा थी। पूरी दुनिया दो वैचारिक खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ उदारवादी पूंजीवादी देश, दूसरी ओर साम्यवादी या समाजवादी देश। तो उदारवादी जो पूंजीवादी देश थे वो थे अमेरिकावादी देश, दूसरा था साम्यवादी यानी रूस की तरफ वाले देश। इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया, इन्हें सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। लेकिन 1999 में के दशक में के बाद यह परिदृश्य बदल गया। प्रसिद्ध विचारक सैमुअल पी हैंटिंगटन ने अपनी पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में तर्क दिया कि शीत युद्ध के बाद दुनिया का संघर्ष के कारण राजनीतिक या आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होंगे। आज के दौर में राष्ट्रों के बीच संबंध इस आधार पर नहीं बनते कि उनके शासन प्रणाली क्या है, बल्कि इस आधार पर बनते हैं कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें क्या है। संस्कृति का उदय एक नई धुरी के रूप में। संस्कृति ने विचारधारा का स्थान निम्नलिखित तरीकों से लिया है। ठीक है, पहचान की राजनीति। आधुनिक युग में लोग अपनी पहचान विचारधारा जैसे सोशलिस्ट या लिबरल के बजाय अपनी भाषा, धर्म या साझा इतिहास जैसे अरब, स्लाव और पाश्चात्य में ढूंढ रहे हैं। सभ्यताओं के बीच टकराव। हैंटिंगटन ने का मानना था कि भविष्य के युद्ध विचारधाराओं के बीच नहीं बल्कि सभ्यताओं के बीच होंगे। उदाहरण के लिए पश्चिम और इस्लाम के बीच तनाव या पश्चिम और चीन कन्फ्यूशियस के बीच संघर्ष। वैश्वीकरण और प्रतिक्रिया। जैसे जैसे वैश्वीकरण ने दुनिया को एक जैसे बनाने की कोशिश की, यानी दुनिया का पश्चिमीकरण किया, कई समाजों ने अपनी मौलिक संस्कृति बचाने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। इसका कुछ उदाहरण हम भारत में देख सकते हैं। जैसे कि भारत में जो वेस्टर्न कल्चर है, जैसे कि खान पान, पहनावा, उसको लेकर के अब भारत में
ऑब्जेक्शन उठने लगे हैं और उसके बजाय इसको राष्ट्रवाद से जोड़कर भारतीय परिदृश्य में देखा जाने लगा है। भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषा वगैरह में दिखने लगे हैं। समान संस्कृति वाले देशों का एक होना, वर्तमान में हम देखते हैं कि समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले देश जैसे खाड़ी के देश, यूरोपीय देश एक दूसरे के अधिक करीब आ रहे हैं। विचारधारा की स्थिति क्या है पूरी तरह से खत्म हो गई है? हालांकि संस्कृति का प्रभाव बड़ा है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि विचारधारा का अंत हो गया है। इसके कुछ कारण दिए गए हैं। लोकतंत्र बनाम तानाशाही। वर्तमान परिदृश्य राजनीति में एक बड़ा वैचारिक विभाजन लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और भारत और सत्तावादी देशों जैसे चीन और रूस के बीच है। यह संघर्ष शुद्ध रूप से वैचारिक है। आर्थिक विचारधारा। आज भी दुनिया नव उदारवाद और संरक्षणवाद जैसी आर्थिक विचारधाराओं के इर्द गिर्द घूमती है। मानवाधिकार। पश्चिमी देश आज भी मानवाधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विचारधारा के वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देते हैं, जो अक्सर सांस्कृतिक सीमाओं के पार कर जाती है। तुलनात्मक विश्लेषण करें इन दोनों का, यानी कि शीत युद्ध के दौरान विचारधारा का युद्ध था और वर्तमान समय में संस्कृति को लेकर बहस चल रही है। तो मुख्य प्रश्न, आप किसके पक्ष में हैं? आप कौन हैं? संस्कृत विचारधारा का अर्थ है आप किस विचारधारा को मानते हैं। जैसे आप समाजवाद को मानते हैं या पूंजीवाद को मानते हैं। ये संस्कृति का अर्थ है आप हो कौन, आपकी पहचान क्या, आपकी भाषा क्या, आपकी बोली क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, ये सब देखा जाता है। विभाजन। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, सभ्यता बनाम संस्कृति या सभ्यता के रूप में से देखा जाता है। एकजुटता का आधार, राजनीतिक सिद्धांत, भाषा, धर्म और परंपरा। संघर्ष के कारण आर्थिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं। सांस्कृतिक वर्चस्व और पहचान से कारण युद्ध का कारण हो सकता है। निष्कर्ष में यहाँ कहा जा सकता है कि संस्कृति ने विचारधारा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया है, बल्कि उसे पीछे धकेल दिया है। आज के वैश्विक राजनीति में संस्कृति का एक नया फिल्टर बन गई है, जिसके माध्यम से देश अपने हितों को देखते हैं। जहाँ शीत युद्ध में संघर्ष सीमाओं और सिद्धांतों के लिए था, वहीं आज का संघर्ष पहचान और सभ्यता के लिए है। अंततः संस्कृति और वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख धारा बन चुकी है, लेकिन विचारधारा अभी भी एक गौण भूमिका में जीवित है। यानी थोड़ा कम तो हो चुका है विचारधारा का महत्व, लेकिन अभी भी वो भी एक अहम भूमिका रखता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो हमारा 9th क्वेश्चन है, क्या इस्लाम और पश्चिम के बीच संघर्ष अपरिहार्य है? उपरोक्त परिप्रेक्ष्य का सभ्यता के टकराव के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अपरिहार्य का मतलब है जिसे टाला नहीं जा सकता हो। चलिए इसको उत्तर देखते हैं। हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया कि इस्लाम और पश्चिम के बीच संघर्ष अपरिहार्य हो सकता है, क्योंकि इनके बीच केवल राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर है। उनके अनुसार विरोधी मूल्य। पश्चिम की पहचान उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से है, जबकि इस्लामी समाज में धर्म और राजनीति को अलग करना कठिन माना जाता है। यानी इस्लामी दुनिया में राजनीति का एक अहम भाग माना जाता है धर्म। यानी जितने भी हम इस्लामी देश देखें तो उनका राज धर्म जो होगा वो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, जबकि जो पश्चिमी देश हैं उनमें धर्मनिरपेक्षता को अहम भूमिका दी गई है। इस्लाम की खूनी सीमाएं, ब्लडी बॉर्डर्स। हंटिंगटन ने विवादास्पद रूप से कहा कि इस्लामी दुनिया की सीमाएं अन्य सभ्यताओं जैसे ईसाई, हिंदू, यहूदी के साथ अक्सर हिंसक टकराव का शिकार रहती हैं। अगला पॉइंट, पश्चिम का वर्चस्व। पश्चिमी दुनिया में अपनी संस्कृति और मूल्यों को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश की है, जिसे इस्लामी समाज अपनी पहचान का खतरा मानता है। संघर्ष के पक्ष में तर्क, यानी जो लोग कहते हैं कि इस्लाम और पश्चिम का संघर्ष होना तय है, इसे टाला नहीं जा सकता, वो लोग क्या तर्क देते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। इस्लाम और ईसाई धर्म पश्चिम के बीच संघर्ष का इतिहास सदियों पुराना है, चाहे वह क्रूसेड धर्म युद्ध हो या औपनिवेशिक काल का विरोध। 9/11 और आतंकवाद। 2011 में हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने इस धारणा को बल दिया कि पश्चिम और चरमपंथी इस्लामी समूहों के बीच एक बड़ा वैचारिक युद्ध छिड़ा हुआ है। सांस्कृतिक असहमति। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे
इंसान निंदा से जुड़े विवाद और मानवाधिकार के मुद्दे पर पश्चिम कई इस्लामी राष्ट्रों के विचार पूरी तरह से भिन्न है आपसी। आलोचना, यानी जो लोग कहते हैं संघर्ष अपरिहार्य नहीं है, वो लोग क्या तर्क देते हैं देखते हैं। कई विद्वान जैसे एडवर्ड सईद ने हंटिंगटन के इस विचार को घृणा का सिद्धांत कहकर खारिज किया। उनके अनुसार सभ्यताओं के भीतर विविधता, ना तो पश्चिम एक अखंड इकाई है और ना ही इस्लाम। तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों की राजनीतिक संस्कृति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। राजनीतिक हित ना कि धर्म। अधिकांश संघर्ष धर्म के कारण नहीं बल्कि तेल, संसाधनों, भू राजनीति और विदेशी हस्तक्षेप के कारण होते हैं। यदि आज वर्तमान देखें तो अमेरिका, आइसलैंड यानी ग्रीनलैंड, साथ ही वेनेजुएला पे अपना हक दिखा रहा है। एक कारण धर्म ना होकर के संसाधन इन तेल है। संवाद की संभावना। सभ्यताओं के संघर्ष जवाब में पूर्वी ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने सभ्यताओं के बीच संवाद को प्रस्ताव दिया जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करता है। सहयोग के उदाहरण कई पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, कई इस्लामी देश जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई के सबसे करीबी रणनीतिक और व्यापारिक भागीदार हैं। अंततः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि हंटिंगटन का यह कहना कि संघर्ष अपरिहार्य है एक अतिशयोक्ति हो सकती है, क्यों हालांकि यह सच है कि पश्चिम और इस्लाम के बीच तनाव के बिंदु मौजूद हैं, लेकिन यह तनाव धार्मिक कम और राजनीतिक ऐतिहासिक अधिक है। वास्तव में संघर्ष किसी सभ्यता के बीच नहीं बल्कि कट्टरपंथ और उदारवाद के बीच है। यदि वैश्विक राजनीति न्याय, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित हो तो किसी भी सभ्यता के बीच संघर्ष को टाला जा सकता है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखें तो अंतिम क्वेश्चन में हमें टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें से किसी 2 पर हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, टोटल हमें ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि एक पॉइंट पे लगभग 5 मार्क्स के हिसाब से हमें टिप्पणी करनी 5 मार्क्स के हिसाब से टिप्पणी करनी होगी। तो पहला हमारा पॉइंट है जेंडर आधारित संघर्ष। चलिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। जेंडर आधारित संघर्ष, जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। जेंडर आधारित संघर्ष का अर्थ है उन विवादों और असमानताओं से है जो समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और अन्य जेंडर से ट्रांस LGBTQ+ के लिए तय की गई भूमिकाओं और अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। इसका मुख्य कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था और संसाधनों पर असमान नियंत्रण है। वैश्विक राजनीति और समाज में यह संघर्ष निम्नलिखित रूपों में दिखता है, जैसे श्रम विभाजन, घरेलू काम का बोझ महिलाओं पर होना और विलन वेतन में असमानता, निर्णय लेने की शक्ति, राजनीति और अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर महिलाओं की कम भागीदारी। हिंसा, युद्ध और संघर्ष के समय जेंडर आधारित हिंसा जैसे यौन हिंसा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। अगला पॉइंट हम देखें तो वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिनेमा का प्रभाव। सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत प्रभावशाली हथियार बन चुका है। यह राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करता है और सार्वजनिक कूटनीति के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिनेमा के प्रभाव को हम प्रमुख बिंदु के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक कूटनीति, सिनेमा एक राष्ट्र की संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं के वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए बॉलीवुड ने मध्य एशिया, अफ्रीका और अरब देशों में एक भारत की सकारात्मक छवि बनाने में मदद की है। सॉफ्ट पावर के रूप में जो काम कभी युद्ध और आर्थिक प्रतिबंध नहीं कर पाते वह सिनेमा का आकर्षण कर देता है। हॉलीवुड ने अमेरिकी जीवन शैली को, अमेरिकन ड्रीम को पूरी दुनिया में फैलाकर अमेरिका के प्रति वैश्विक झुकाव पैदा किया है। भ्रांतियों का निवारण, फिल्में विभिन्न देशों के बीच गलतफहमियों और ऐतिहासिक करवाहट को कम करने में मदद करती हैं। ब्रिजिंग,
फिल्मों के माध्यम से लोग एक दूसरे देशों के आम नागरिकों की भावनाओं और संघर्षों को समझ पाते हैं। आर्थिक और पर्यटन प्रभाव। फिल्मों की शूटिंग से देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ये थ्री इडियट्स ने लद्दाख में पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। जैसे ही कई फिल्मों देशों ने की नेशन ब्रांडिंग करती है। यानी कि जब भारत के थ्री इडियट्स फिल्म रिलीज हुई तो उसमें लद्दाख के कुछ शॉट्स दिखाए गए, जिससे कि कई टूरिस्ट लद्दाख की ओर गए। विचारधारा का प्रसार। फिल्में अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनती है। कई बार इनका उपयोग प्रोपेगेंडा या राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं को जगाने के लिए भी किया जाता है। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिनेमा अद्वितीय दूतावास की तरह कार्य करता है। यह राष्ट्रों के बीच की दूरियों को कम कर वैश्विक गांव की अवधारणा को मजबूत बनाता है। हमारा अगला पॉइंट है संसाधन की कमी। आज के समय एक अत्यंत गंभीर समस्या है। इसका सीधा अर्थ है उपलब्ध संसाधनों जैसे पानी, ऊर्जा, भूमि, खनिज की तुलना में उनकी मांग का अधिक होना। इस समस्या के प्रमुख कारणों और प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। देखते हैं प्रमुख कारण कौन-कौन से इसके। तो बढ़ती जनसंख्या। विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। अत्यधिक दोहन। मनुष्य अपनी लालसा के कारण जंगलों, पानी और खनिजों को अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। प्रदूषण। जल और वायु प्रदूषण के कारण उपलब्ध शुद्ध संसाधन भी उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं, जिसका मुख्य कारण है संसाधनों की कमी होने के। इसके प्रभाव और परिणामों को देखें तो संसाधनों की कमी न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह आर्थिक अस्थिरता और देशों के बीच तनाव का कारण भी बनती है। यदि पीने योग्य पानी या उपजाऊ भूमि कम होती है तो भविष्य में खाद्य संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी भयावह रूप ले सकती हैं। समाधान की राह, आगे की राह देखें तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें सतत विकास की अपनाना चाहिए। हम संसाधनों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग और कम उपयोग पर जोर देना चाहिए, और सौर और पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर हम भविष्य की सुरक्षित कर सकते हैं। इस संबंध में महात्मा गांधी का एक क्वेट है, उसे देखें तो प्रकृति के पास हर व्यक्ति के आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक के लालच को पूरा कर सके इतना संसाधन नहीं है। अर्थात हमारी संसाधन जो हमारी पृथ्वी में मौजूद है, महात्मा गांधी ने कहा कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु हमारे लालच को कभी नहीं पूर्ति कर सकते हैं। हमारा अगला और अंतिम पॉइंट है बदलता हुआ वैश्विक शक्ति संरचना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया जहां दो ध्रुवीय अमेरिका और सोवियत संघ थी, आज हम एक बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्विक शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व यानी एशिया की ओर खिसक रहा है। इस बदलाव के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं। अब केवल अमेरिका या यूरोप ही दुनिया की एक आर्थिक दिशा तय नहीं करते। चीन की तीव्र प्रगति और भारत की उभरती आर्थिक ताकत ने वैश्विक राजनीति के समीकरण को बदल दिए हैं। ब्रिक्स जैसे संगठनों इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों अब वैश्विक निर्णयों में एक अहम भूमिका चाहते हैं। सैन्य शक्ति से हटकर सॉफ्ट पावर पर जोर। आज के युग में शक्ति का पैमाना केवल परमाणु हथियार या सेना नहीं, तकनीकी प्रभुत्व जैसे एआई, डेटा या सेमीकंडक्टर, आर्थिक निवेश और सांस्कृतिक पावर प्रभाव या सॉफ्ट पावर अधिक शक्ति के नए मानक बन गए हैं। नए संगठनों का उदय। पुरानी संधियों के साथ साथ अब क्षेत्रीय और सामरिक गठबंधन जैसे क्वाड, एससीओ अधिक प्रभावी हो रहे हैं। यह वैश्विक राजनीति में देशों के बीच हितों के आधार पर बनते हुए नए रिश्ते को दर्शाते हैं। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं, बदलता हुआ यह शक्ति ढांचा दुनिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का अवसर देता है, लेकिन साथ ही यह बड़े देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और व्यापार युद्ध जैसे चुनौतियां भी पैदा करता है। भारत इस बदलते परिदृश्य में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसमें हम
जी के पॉलिटिकल साइंस के अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के साथ साथ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया, जो कि अगले साल एग्जाम में आ सकते हैं, जिसका यूनिक पेपर कोड ये है और ये सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए था। इसी तरह से हम आने वाले समय में बाकी सब्जेक्ट के वीडियो के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पीवाई की के सॉल्यूशन के ऊपर बनना चाहिए। शुक्रिया।